रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 29। अब तक जैसे ही मायरा अपनी बात खत्म करती है, ठीक उसी पल वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, एक पागलपन और क्रूरता से भरी हुई। हंसते हंसते वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, मान गए तुम्हें, मायरा। लिटिल किड, कितनी बार कोशिश की तुम्हें मारने की, फिर भी आज तुम जिंदा हो। और एक एक करके तुमने अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना भी शुरू कर दिया। तुम तूफान हो, तूफान। पर मैं भी कम नहीं हूँ, तुम अभी बच्ची हो मेरे सामने। हाँ हाँ हाँ। इतना कह वो आदमी फिर हंसने लगता है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और अपना सर झुका लेता है और दबे स्वर में कहता है, माइकल सर, पता चला है कि मिस्टर ए भारत में है इस समय। और वो सनकी इंसान, जो कोई और नहीं माइकल था, सामने खड़े आदमी की बात सुन उसे खतरनाक तरीके से घूरता है और धीमे से पूछता है, और क्या? तो वो आदमी घबराकर कहता है, सर, वो फिर से पैनिक कर रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है वो। इस आदमी की बात सुन वो खतरनाक इंसान, माइकल, गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। अब आगे सूर्योदय मायरा का कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी पहचान का खुलासा अपने साथ एक अभूतपूर्व भूचाल लेकर आया था। मायरा की हेडलाइंस आने वाले कई दिनों तक एक सनसनीखेज खबर रहने वाली थी। भीड़ के पागलपन को देखते हुए कॉन्सर्ट खत्म होते ही मायरा हॉल के पीछे वाले सुरंग जैसे गेट से निकलती है। उसे वहां से निकलने में भी भीषण मुश्किल हो रही थी। गार्ड्स की पूरी टीम उसकी सुरक्षा के लिए एक मानव ढाल की तरह खड़ी थी। मीडिया के फ्लैश और हूटिंग के बीच वो जैसे तैसे अभियान का हाथ कसकर पकड़कर वहां से चली जाती है। आगे वाले गेट पर तो मीडिया और पब्लिक का सैलाब इस कदर जमा था कि वहां से जाना नामुमकिन सा हो गया था। पीछे भी काफी लोग थे, पर मायरा की सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। इस खींचातानी के बीच भी मीडिया ने अभियान और मायरा की साथ में कुछ तस्वीरें ले ली थी, जिसमें अभियान का चेहरा तो मास्क से ढका था, पर मायरा का क्लियर दिख रहा था। मायरा और अभियान के जाने के बाद कशिश वहीं रुकती है। उसे मीडिया के सारे सवालों को संभालना और मामले को सॉर्ट आउट करना था। जब दर्शकों को पता चला कि मायरा जा चुकी है, तो वो सब भी धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं और हॉल खाली होने लगता है। मायरा और अभियान अपनी कार के अंदर थे। एक शानदार खामोशी ने बाहर के कोलाहल को काट दिया था। अभियान कार ड्राइव कर रहा था। मायरा ने अपनी मासूम आंखों से उसे निहारना शुरू किया। उसने अपने दोनों पैर सीट पर रखकर अपने गाल को पर एक जगह हाथ टिकाते हुए अभियान को निहारते हुए धीमी आवाज में पूछा, अभी तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? अभियान उसकी बात सुन एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता है और दूसरे हाथ में मायरा का हाथ लेकर उसे सॉफ्टली से किस करता है। उसकी आवाज गर्व और अफेक्शन से भरी थी। लवली, मेरी जान, सबसे अच्छा, तुम सबसे बेस्ट हो। मायरा, अच्छा, इतना बोलकर वो मुस्कुराई। वो शरारती आंखों से अभियन को देखती रही। इससे पहले कि अभियन कुछ समझ पाता, वो अचानक अपनी सीट से उठन अभियन की तरफ आ गई और उसकी गोद में आकर बैठ गई। अभियन ने तुरंत उसे संभाला। मायरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मायरा ने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर हल्के से डाले और बहुत प्यार से, भी तो करो न ड्राइव, मैंने तुम्हें रोका कहाँ है? इतना बोलकर वो हल्के से उसके गाल को चूम लेती है। अभियन ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो, मायरा? मायरा उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। और उसने एक मासूम सा चेहरा बना लिया। अभियान उसकी इस शरारत को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए, अच्छा, पर मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मायरा उसके गाल पर अपनी उंगली को घुमाते हुए कहती है, जब तुम मेरे सामने होते हो तब मेरे इरादे कभी ठीक होते ही नहीं, बिगड़ना तो दूर की बात है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ, दिल में बस यही आया है कि मैं तुम खा जाऊं। इतना बोल वह उसके नाक पर एक प्यारी सी किस कर देती है। अभियान की आंखें उसकी बात सुन और गहरी हो जाती हैं। वह प्यार से मायरा को देखता है और चेतावनी भरे लहजे में कहता है, तुम मुझे छेड़ रही हो, जान। अगर मैंने कुछ किया तो फिर तुम ही कहोगी स्लो, अभी स्लो, और फिर बीच में रुकने को कहोगी प्लीज अभी स्टॉप मी आर्म डाउन। बोल वो शरारत से आंख मार देता है। अभियान की बात सुन मायरा का चेहरा लालिमा से भर जाता है। वो प्यार से उसे गले लगा लेती है और धीमे से कहती है, हाँ, तुम इतने वाइल्ड जाते हो, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर न जाने कौन सा जानवर जाग गया हो।
अभियान मायरा की बात सुन कार को ऑटोमेटिक ड्राइव पर डालता है और उसे अच्छे से थामकर खुद से सटाता है। अभियान अपनी आवाज को धीमा और कर्कश करते हुए कहता, माय लिटिल बेबी, तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त तुम कितनी प्यारी लगती हो। जब भी तुमसे दूर होता हूँ मेरा मन तुम्हारे और पास आने का करता है, और इसमें मेरी क्या गलती है। इतना बोल वह मायरा के कान के पास आकर किस करते हुए कहता है, इसमें तो उस लिटिल पैंथर की गलती है, तुमने ही उसे इतना बिगड़ा है, तो इट्स ऑल अप टू यू। अभियान की बात सुन मायरा उसे चिढ़कर खुद से दूर करती है और गुस्सा दिखाते हुए कहती है, शी यू शैमलेस, हटो दूर, कैसी बातें कर रही हो। अभियन ने उसे और कस के पकड़ लिया। उसने अपना हाथ उसकी नेक में डालकर कहता, अच्छा जी, ऐसा है, अब तो तुमने मेरे अंदर बुझी हुई चिंगारी को भड़का दिया है, तो अब इस हाल में आपको भी मेरे साथ जलना होगा। जाने मन, मैं तो शांत था, तुम आए मेरे पास और तुमने मेरे वीक पॉइंट को छेड़ा। अभियन उसे कुछ खास तरह का इशारा करते हुए कहता है। उसका इशारा समझते ही मायरा का चेहरा किसी कश्मीरी सेब से भी ज्यादा लाल हो जाता है। वो शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मायरा दबी आवाज में बोली, ड्राइव करो अभी। अभियन हंसा। उसकी हंसी में संतुष्टि और प्यार था। जान, ड्राइव तो मैं करूंगा ही, पर पहले मुझे कुछ चाहिए, इतना बोल। अभियान अपने लिप्स मायरा के लिप्स पर रख देते हैं और उसे किस करने लगता। मायरा भी अपनी पकड़ उसके गले में कसकर उस अपने ओर पास कर लेती है और उसके लोअर लिप्स लीक करते हुए सक और स्मूच करने लगती है। अभियान मायरा के ऊपर लोअर लिप अपने दांतों में फंसा बाइट करने लगता है, जिससे मायरा की सिस्क निकल जाती। वो उसके हेयर को टाइटली ग्रब करके उसे अग्रेसिव होकर किस करने लगती और उसके लिप्स को हॉर्डली बाइट कर लेती है। दोनों की किस धीरे धीरे और जाता डिप और पैशनेट हो जाती है। लगभग 20 मिनट की गहन करीबी के बाद मायरा और अभियान हल्के से एक दूसरे से अलग होते हैं। कार के भीतर की हवा तपिश से भरी हुई थी। दोनों इंटेंसिटी से एक दूसरे को देखते हैं। मायरा की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में गहरा प्यार और एक अजीब सी आग जल रही थी। ये प्यार की आग थी। दूसरी तरफ राठौर मैंशन का लिविंग रूम गहन स्तब्धता में डूबा था। सब हैरान थे, बहुत ज्यादा हैरान। टीवी की नीली रोशनी में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे मायरा का जबरदस्त परफॉर्मेंस 4-4 बार देख चुके थे, लेकिन पर उनका मन ही नहीं भर रहा था। जानकी जी, दादी की आंखों में खुशी का सैलाब था। एक हाथ से मुंह दबाए ताकि उनकी चीख न निकले, वो टीवी पर मायरा की छवि को दुलारती हुई कहती हैं, हाय रे मेरी बच्ची, ये कितनी टैलेंटेड है, कितना मधुर गाती है ये। हे रघुनंदन, मेरी लाडो को किसी की नजर न लगे, जल्दी से उसे यहाँ बुला लो दीपिका, मुझे उसकी 100 बलाएं उतारनी हैं। उनकी बात सुन दीपिका उत्साह में मायरा को कॉल करती है, पर फोन नॉट रीचेबल था। वो निराश होकर दादी को देखते हुए कहती है, दादी, मायरा का नंबर नहीं लग रहा, शायद इतनी भीड़ के बाद नेटवर्क डाउन है। दादी बेचैन होकर, ठीक है, पर जब लगे तो कहना, एक पल की भी देर न करे, जल्दी से जल्दी घर आए, हम बस उसका मुंह देखने के लिए तड़प रहे हैं। दीपिका सिर हिलाती है और लगन से कॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माही जी की आंखों में आंसू थे। ये गर्व के साथ दर्द के आंसू थे। वो केसार को घूर रही थी। केसार भी उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, जिसे वो सफाई से छुपा रहे थे। उनकी आंखों में मायरा के लिए बहुत प्राइड था। माही जी कपकपाती आवाज में केएसआर के पास जाकर दर्द से पूछती हैं, आप जानते थे कि मायरा एक इतनी बड़ी सिंगर है? एमएसआर? केएसआर ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी वजन को छोड़ रहे हो। हाँ, मुझे पता था कि एमएसआर हमारी मायरा है। माही जी के होंठ शिकायत में तिरछे हो गए। उनके आंसू तेजी से गिरने लगे। उन्होंने अपना दुखी होकर पकड़ा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कभी उसके बारे में? आप हमेशा मुझसे हर बात क्यों छुपाते हैं? क्यों हैं आप ऐसे? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? आप हमेशा हर बात मुझसे क्यों छुपाते हैं? कुश, वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ होने के नाते उन्हें लग रहा था कि बेटी उनके इतने भी करीब नहीं है। माही जी को इस कदर रोता देख केएसआर का दिल अंदर तक कांप गया। वो झटपट उनके पास आए, उनके आंसू पोंछे और कोमलता से कहा, माही, शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो इतनी सी बात पर? उनकी थोड़ी ऊपर उठाते हुए केएसआर ने गहन समर्पण से कहा, मैंने तुम्हें बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मायरा की यही इच्छा थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रखना चाहती थी। माही, उसे ये फेम, ये मीडिया, ये भीड़ पसंद नहीं है। बस इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई।
मुझसे भी छुपानी चाहती थी, पर एक बार उसे बताना पड़ा। माही ने आंसू पोंछा और आंखों में गुस्सा भरकर सवाल किया, तो आपको क्यों बताया? जवाब दीजिए, क्यों उसने आपको सब बताया और मुझे नहीं? केएसआर मजबूर होकर गहरी सांस लेते हुए माही के चेहरे को अपने हाथों में थामते हैं। माही, माही, ऐसे नहीं है कि वो तुमसे सब कुछ छुपाती है और मुझे सब बताती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी बातें उसने अभी तक मुझसे भी नहीं बताई हैं और तुमसे तो बताई ही नहीं हैं। केएसआर की आवाज़ नरम पड़ गई। और रही बात उसके सिंगर होने की, तो उसने एक बार मुझसे पूछा था कि बिजनेस के अलावा मैं अपनी लाइफ में और क्या करना चाहता था, तो मैंने उसे बताया कि मैं कभी एक सिंगर बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। केएसआर की आंखों में उस पल की याद थी। वो आगे कहते हैं, तब उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए एक सिंगर बनेगी। फिर उसने मेहनत की, सब अकेले किया, मुझे पता भी नहीं था कुछ। और फिर उसने एक दिन एक टिकट भेजा और मुझे वहां बुलाया। मैं गया वहां, तब मुझे पता चला कि वो उसका पहला कॉन्सर्ट है। उस दिन मेरा बर्थडे था और उसने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। केएसआर ने आंखों में आंसू भरकर आगे कहा, वो आज भी किसी को अपने बारे में नहीं बताती, पर अब हालात ऐसे थे कि उसने हमारी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं और माही जी को गले लगा लेते हैं। माही जी गले लगी हुई ही शिकायत भरे दर्द से कहती हैं, मायरा आपसे ज्यादा प्यार करती है। कुश, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। वो सब कुछ हमेशा आपके लिए करती है, आपको ही सब बताती है। केएसआर उनकी इस बचकानी सी बात सुन मुस्कुराते हुए झुककर कहते हैं, अरे माही, ऐसा नहीं है। मायरा मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, बस जताती नहीं। और तुम भी क्या बच्चों वाली बात लेकर बैठ गई हो? केएसआर जानते थे कि माही का गुस्सा प्यार में बदल गया है, इसलिए शरारत से उन्हें उकसाते हैं। तुम मायरा को फोन करो, उसे घर बुलाओ, उससे पूछना कि उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं बताया, क्यों वो तुमसे चीजें छुपाती है। उसे डांटना कि वो क्यों तुमसे कुछ नहीं बताती। उसने तुमसे बिना पूछे बॉयफ्रेंड भी बना लिया है और अभी वो पक्का उसी के साथ होगी। लगाओ फोन, उसे बुलाओ घर पर। माही केएसआर की बातों के जाल में आ जाती हैं और उनसे अलग होकर मायरा को फोन करने जाती हैं। बाकी सब मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। वो कॉल करती हैं, पर मायरा कॉल पिक नहीं करती है। मायरा कॉल पिक करेगी? बिल्कुल नहीं। वो बहुत ज़रूरी कर रही है। राठौर मैंशन में सब खुश और मग्न थे। मायरा के बारे में जानने की खुशी इतनी बड़ी थी कि शान और सानिया के खून का खुलासा अब किसी के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा था। सबने मायरा की मैनिपुलेटिव स्पीच सुनी, सब कन्विंस हो चुके थे कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। राठौर परिवार का शान के अपराधों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इन सब में किसी का ध्यान सानिया पर नहीं गया, तब भी कभी की गुपचुप तरीके से वहां से चली गई थी अपने कमरे में। सानिया अपने कमरे में थी, दरवाज़ा लॉक था और उसने पूरे कमरे को एक कबाड़खाना बना दिया था। वो अपना फ़ोन पकड़कर बैठी थी, जिसमें न जाने कितने मैसेज थे। उसके दोस्त, बॉयफ्रेंड और जितने भी लोग जिन्हें वह जानती थी, सबने मैसेज किए हुए थे। हर मैसेज में एक ही बात थी, तुम राठौर का खून भी नहीं हो, फिर तुम हमेशा इतना घमंड क्यों करती थी? तुम्हारी माँ एक कैरेक्टरलेस औरत है। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कौन है? कैसे तुम्हारी माँ ने केएसआर को छोड़कर किसी और के साथ अफेयर किया? उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने खूब कॉल और मैसेज किए थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देख सानिया का दिमाग खराब हो गया। वह पागल सी हो गई और अपने बालों को खींचने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आना शुरू होता है। वो ज़ोर से चीखते हुए अपना फ़ोन दीवार में मारने ही वाली होती है कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का बीप होता है। अचानक उसकी नज़र उस पर जाती है जिसमें लिखा था, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा असली बाप कौन है? मैसेज देख सानिया का दिल एक पल को जम जाता है। फ़ोन को फेंकने वाले हाथ रुक जाते हैं। वो अपने फ़ोन को जल्दी से खोलती है और हड़बड़ाहट में उस मैसेज को खोलती है। वो जल्दी से टाइप करती है, कौन हो तुम और क्या जानते हो तुम? तुम्हें कैसे पता मेरा बाप कौन है? सामने से मैसेज आता है, तुम्हारा चाहने वाला, मुझे फिक्र है तुम्हारी, मुझे बुरा लगता है तुम्हारे लिए, बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें और तुम्हें ऐसे हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सानिया का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक पल को उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल उसे लगा कि वैसे भी जिंदगी की लगी पड़ी है, हो सकता है ये सच हो और कोई मेरी खूबसूरती पर मर गया हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहता हो। और उसे अब जानना था कौन है वो आदमी जिसके लिए उसकी माँ ने इतने अमीर आदमी केएसआर को धोखा दिया। वो मैसेज करती है,
क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? सामने से, हाँ सानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, किसकी हो, कैसी को। तुम नहीं जानती, मेरे डैड का डायमंड का बिजनेस है। निखार रेड्डी मेरा नाम है। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं, पर मुझे बस तुम पसंद हो। मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारे बारे में सुना, तुम उसकी एक्स थी। बहुत तारीफ करता था वो। तब से तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार आ गया और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे ही सानिया डायमंड का बिजनेस सुनती है, वो जल्दी से उसका बताया हुआ नाम ऑनलाइन सर्च करती है। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं, उनमें जबरदस्त लालच आ जाता है। वो खुद से बुदबुदाती है, इसका बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर मैंने इसे फंसा लिया तो कितना अच्छा होगा। हाँ, मैं इसे अपने हाथ से ऐसे जाने नहीं दे सकती। जब तक विक्रम से मेरी शादी नहीं हो जाती, मुझे तब तक इसे फंसाना ही होगा। और वैसे भी ये तो पहले से ही मुझे पसंद करता है, मेरी खूबसूरती पर मर रहा है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना सोच वो उसे कॉल कर देती है। सामने से 2 रिंग के अंदर ही कॉल पिक हो जाता है और एक बहुत सॉफ्ट आवाज आती है, हेलो सानिया। इतनी अच्छी आवाज सुन सानिया के चेहरे पर एक कनिंग मुस्कान आ जाती है। वह झूठा रोना दिखाते हुए कहती है, हेलो निखर। निखर, सानिया प्लीज रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। सानिया, थैंक यू निखर, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे इतना पसंद करने के लिए। और क्या तुम सच में जानते हो कि मेरे असली फादर कौन है? निखर, हाँ सानिया, मैं जानता हूँ उस इंसान को। मैं ही नहीं, तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। सानिया ये सुन हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और दांत पीसते हुए चीखती है, क्या? मैं जानती हूँ। कौन है वो? बताओ कौन है वो इंसान? निखर, सानिया, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है। मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, देखना। और तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोल निखर कॉल काट देता है और अपने बगल में बैठी कशिश को देखता है और हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत आसान था। ये इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई, मुझे लगा नहीं था ये इतनी बेवकूफ होगी। कशिश उसकी बात सुन, हाँ, है तो ये बेवकूफ, और उसे और बेवकूफ बनाने के लिए हमारी हेल्प की। बॉस, इस फैक्ट निखर रेड्डी की प्रोफाइल ने, अच्छा मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, वो सब जल्दी से उसे भेज दो। निखर, ओके बॉस। इधर सानिया बेसब्री से निखर के मैसेज का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन बीप होता है। वो बहुत जल्दी से फोन खोलती है और भेजी हुई डीएनए रिपोर्ट पढ़ती है, और पढ़ते ही उसका सारा खून एक बार में सूख जाता है। वो धम्म से बेड पर गिर जाती है और उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती हैं। सानिया का गला रेगिस्तान की तरह सूख चुका था। उसकी सांसें गले में फंस गई थी। उसकी आंखें अविश्वसनीय भय से बाहर उभर आई थीं। वो फटी नजरों से अपने फोन को घूर रही थी। स्क्रीन पर खून के अक्षरों की तरह लिखा था, जो सीधे उसके अस्तित्व पर वार कर रहा था। डीएनए मैच, मनीष राठौर, 100%। यह एक नाम, मनीष राठौर, उसके दिमाग को क्षण भर में सुन्न और विकृत कर गया। सानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये सच है? तो आज तक मनीष जो कुछ भी कर रहा था, वो क्या था? एक दिखावा, एक कठपुतली का खेल। अगर वो मेरा बाप था, तो उसने क्यों नहीं बताया? क्यों उसने मुझे और शान को इस्तेमाल किया? क्या उसने हमें केएसआर के खिलाफ नचाया, कुछ न कुछ करवाया? क्या वो अपनी ही औलाद को इतना टॉर्चर दे रहा था? और क्या वो मनीष है जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा था? क्या वो मुझसे जरा भी प्यार करता है, या सिर्फ मुझसे भी खेल रहा है? वो दर्द से अपना सर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है, जैसे दिमाग को फटने से रोक रही हो। यह विचार आते ही सानिया की नस नस में जहर भर गया। उसने गहरे गुस्से में अपने फोन को पिस्तौल की तरह कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। वो पूरे कमरे को कपकपाती हुई चीखी, ए मनीष राठौर, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। क्यों तुमने ये किया? क्यों कभी नहीं बताया कि तुम ही हमारे असली बाप हो? इसका जवाब तुम्हें देना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर संकल्प मजबूत था। और अगर आप मेरे साथ भी कोई गेम खेल रहे हो, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार आपकी बेटी हूं मैं भी। अगर अब मेरे ऊपर कुछ भी हुआ, मनीष राठौर, तो इस आग में अब तुम भी जलोगे। तैयार हो जाओ जवाब देने के लिए। सानिया अपनी गुस्से से लाल आंखों से अपने फोन को घूरती है। उसके दिमाग में प्रतिशोध की हजारों योजनाएं चल रही थीं। पर अचानक सानिया हंसने लगती है।
उसकी हंसी तेज, भयानक और पागलों जैसी थी, जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वो हंसते हुए बेड से कूदकर खड़ी हो जाती है। आंखों में पागलपन की आंधी थी। वो हंसते हुए आगे कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं खामखा डर रही थी। मेरा सबसे बड़ा डर तो खत्म हो गया। अब मुझे किस बात की चिंता। जरूर मैं केसार की बेटी नहीं हूँ, पर तुम्हारी तो हूँ मनीष। मैं अभी एक राठौर। हाँ हाँ हाँ। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह अब लीवरेज था, सुरक्षा की गारंटी। और अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। और निकाला तो तुम होगे मेरे साथ। मैं सबको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। हाँ हाँ हाँ। सानिया अब हंसते हुए कमरे में घूमने लगती है। दूसरी तरफ सहाय एंटरप्राइज में विक्रम के दादाजी के केबिन का माहौल बेहद गंभीर था। सोफे पर दादाजी विराजमान थे, उनके पास ही अभीर और मनोज बैठे थे, और सामने विक्रम था जिसका सर शर्म से झुका हुआ था। वे अभी 1-2 घंटों की बोर्ड मीटिंग करके आए थे। विक्रम के दादाजी अत्यधिक गुस्से में थे, क्योंकि विक्रम को काफी लॉस हुआ था। उनकी 2 लगभग बन चुकी बिल्डिंग रातों रात मिट्टी में मिल गई थी। वहां मिट्टी और धूल के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। गुस्से में विक्रम को देखकर दादाजी बोले, ये सब क्या है विक्रम? ऐसे बिजनेस कर रहे हो तुम? इतना बड़ा लॉस, इतने बड़े प्रोजेक्ट रातों रात मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? तुम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? विक्रम उनकी बात सुन कुछ कहने को तैयार हुआ, पर उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। दादाजी आगे कहते हैं, मुझे लगता है तुम बिजनेस करना भूल चुके हो, और तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। शायद मैंने ज्यादा जल्दी कर दी सब कुछ तुम्हारे हाथ में देने में, और मुझे अब अपने फैसले पर एक बार और सोचना होगा। उनकी बात सुन मनोज घबरा जाता है। वो जल्दी से उछलकर कहता है, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? गलती इंसान से ही होती है, और जो भी हुआ उसमें विक्रम की गलती नहीं है। ये सब उसके दुश्मनों ने किया। वो सब जलते हैं विक्रम की तरक्की से, इसलिए उन्होंने ये किया। विक्रम के दादाजी गुस्से में उसकी बात सुन गरजते हैं, तुम तो चुप ही रहो मनोज। मैं तुम्हारे मुंह से तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, समझे? और बिजनेस की बात तो तुम करो ही मत। अभीर के बिजनेस छोड़ने के बाद जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने सब डुबा दिया था। तुम्हें तो बिजनेस की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और बात करते हो बिजनेस की। अरे, तुम अभीर से कुछ सीखो। उसने एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की, और देखो आज वो कहाँ पहुँच गया अपने दम पर। और क्या कहा तुमने? प्रतिद्वंद्वी? वो सबके होते हैं। विक्रम अकेला नहीं है जिसके प्रतिद्वंद्वी हैं। हमारे भी बहुत से प्रतिद्वंद्वी थे, पर ऐसे रातों रात इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाना कोई आम बात नहीं। इसमें जरूर विक्रम की भी गलती होगी। उसने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती की है। मैंने ये बाल धूप में नहीं सुखाए हैं, समझे, जो तुम मुझे समझा रहे हो? दादाजी ने अंतिम आदेश देते हुए कहा, और विक्रम, तुम जल्द से जल्द सोचो कि तुम्हें इस लॉस को कैसे भरना है। इतना बोल वह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। विक्रम के दादाजी उसे वार्न करके चले गए थे, और अभीर सहाय भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसकी इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब से अभियान गया था उसने सब छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस बिजनेस की वजह से उनका जान से प्यारा बेटा उनसे दूर हुआ। ये बिजनेस उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, जिससे वह हमेशा दूर रहते थे। वो बस अपने डैड दादाजी के कहने पर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल हो जाते और छोटे मोटे डिस्कशन कर लेते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना अलग बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उनकी बीवी और बच्चे खुश थे। उनके बच्चों ने भी कभी शिकायत नहीं की। अभीर ने हमेशा उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, इसलिए वो दोनों हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे थे। उनका छोटा बेटा अब उनके साथ उनके बिजनेस में सपोर्ट करने लगा था और अपने काम में बहुत अच्छा था, और शोना अभी छोटी थी। दादाजी के जाते ही विक्रम ने एक पल के लिए अपने पिता मनोज को देखा। उसकी आंखों में अपमान की भयंकर आग थी। वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने केबिन में चला गया। केबिन का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। विक्रम को इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो उसकी नसों में खून नहीं, लावा दौड़ रहा हो। उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसकी मेहनत रातों रात मिट्टी में मिल गया, और उसे ये पता भी नहीं कि यह किसने किया। एक के बाद एक परेशानी आए जा रही थी। उसके सारे प्लान्स को बर्बाद किए जा रही थी। वो क्रोध में गुर्राया आहा, और सामने मेज पर रखा पेन स्टैंड जमीन पर दे मारा। पेंसिलें और कलम बिखर गई, ठीक उसी तरह जैसे उसकी इमारतें बिखरी थीं। तभी उसका असिस्टेंट तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आया और झुककर कुछ अत्यंत जरूरी बात बताई। विक्रम की आंखों में गुस्से की जगह अब कोल्डनेस आ गया। उसने झटके से अपनी मुट्ठी भींच ली, लगभग खून निकलने तक।
उसने असिस्टेंट को एक गहरी नज़र से देखा और जोर से बोला, मायरा। और फिर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और एक शब्द कहे बिना तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। यहाँ केबिन में मनोज अभी भी बैठे थे। उनकी नज़रें डर और परेशानी से अपने फ़ोन पर टिकी थी। उनका फ़ोन पिछले 1 घंटे से लगातार बज रहा था, जैसे कोई आने वाला तूफान चेतावनी दे रहा हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्होंने डरते हुए फ़ोन ओपन किया और देखते ही उनके सीने में दर्द की एक तेज़ लहर उठी। कॉल उन लोगों के थे जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे। क्या क्या इन्हें पता चल गया सानिया के बारे में? नहीं, नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो पिछले कुछ घंटों से मीटिंग में था और बाकी सबको भी, तो किसी को नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मनोज अभी भी अपनी खौफ भरी नज़रों से अपने फ़ोन को देख रहा था। उनके दिल में डर लगातार बढ़ रहा था। धड़कन तेज हो चुकी थी, मानो अब बस सीने से बाहर निकल जाएगी। वो एकटक फ़ोन को निहार रहा था। तभी उनका फ़ोन फिर बजा। बजते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल निकलकर हाथ में आ गया हो। कांपते हुए उन्होंने देखा तो फ़ोन उन्हीं लोगों में से एक का था। मनोज की हिम्मत नहीं हो रही थी फ़ोन उठाने की। डर के मारे उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने कॉल उठाया और अपने कान से लगाया। सामने वाला इंसान जो बोलना शुरू करता है, मनोज के होंठ कांप जाते हैं और मानो उनके होश फाख्ता हो गए हों। सामने से आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी। ग्रेटर दैन, मनोज, तुमने हमें धोखा दिया है। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे और सही सलामत रहना चाहते हो मनोज, तो चुपचाप हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो। कॉल कट हो गया। मनोज सामने वाले आदमी की धमकी सुन कांप जाता है। उनका मुंह सूख गया था। वो बिना एक पल गंवाए जल्दी जल्दी किसी को फ़ोन लगाने लगता है और तेज़ी से केबिन से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में अब केवल डर और बर्बादी का अक्स था। ग्रीन लीफ विला, अभियान का विला। विला के मास्टर बेडरूम। तापमान बहुत बड़ा हुआ था। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूबा था। खिड़की से चांद की रोशनी तिरछी होकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी से कमरे का एटमॉस्फेयर और ज्यादा इंटेंस हो गया था और उस चांद की पवित्र रोशनी में दो परछाइयां दिख रही थी जो बेड पर एक दूसरे में लिपटी पूरी तरह से समाई हुई थी। मायरा बिस्तर पर थककर लेट थी। उसका सिर तकिए के पीछे झुका था। उसके होंठ खुले थे और वह गहरी थकी हुई सांसें खींच रही थी। उसका बॉडी पूरी तरह बहुत टेंस थी। उसका एक हाथ बेड पर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और उसका हाथ टाइटली बेडशीट को भींच रहा था। आंखें नम थीं। अचानक मायरा तेज तेज सांसें भरने लगती हैं। उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं और वह अपने सिर को पीछे की तरफ धंसा लेती है। उसके बाल बेड पर बिखरे थे और उसकी शरीर पर पड़ा पसीना चांद की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तभी मायरा एक चीख के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाती है और फिर वापस बेड पर रिलैक्स होकर छोड़ देती है। वह गहरी सांस लेने लगती है। उसकी बॉडी हल्की हल्की शेक कर रही थी और आंखें और नम हो गई थीं। तभी अभियान उसके पास आकर झुकता है। उसके चेहरे पर डिप सेटिस्फैक्शन भरी की मुस्कान थी। वो अपने होठों को लीक हुए मायरा को प्यार से देखता है। मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अभियान को देखती है। उसकी आंखें भारी हो गई थी। शरीर अब बिल्कुल रिलैक्स था लेकिन लेग्स अभी भी हल्की सी कांप रहे थे। मायरा ने अभियान की आंखों में देखते हुए धीमी डीप वॉइस में कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। अभियान ने मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से किस किया और उसके गाल को सहलाते हुए मासूम बनकर देखता है। क्या करूं मैं? तुम इतनी टेस्टी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैं तुम्हारी इस सॉफ्ट बॉडी में खोता चला गया। अभियान ने उसके गाल को चुमा। मायरा को देखते ही अभियान की आंखें ठंडी हो जाती हैं और उसके अंदर की डिजायर बाहर आ जाती है। उसे अपना गला सूखा महसूस होता है क्योंकि इस वक्त मायरा इतनी सी लग रही थी कि वो किसी भी हाल में खुद को रोक नहीं सकता था। मायरा उसकी इतनी डिजायरेबल नज़रें देखकर अपनी आंखें दूसरी साइड कर लेती है तो अभियान एक स्माइल के साथ अपनी गर्दन में अपना चेहरा घुसा देता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। तभी मायरा आंखें बंद कर ली और धीमी और थकी हुई आवाज में कहती है, अभी आई एम टायर्ड नाउ। अभियान उसकी बात सुन उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट कर लेता है जिससे मायरा के मुंह से एक सिस्क निकल जाती है। उस शांत कमरे में मायरा की वो सिस्क अभियान को ट्रिगर करने का काम बखूबी करती है। अभियान अपने हाथ को उसकी बॉडी पर घुमाते हुए किस करते हुए उसकी ब्यूटी कर्व्स की ओर आ जाता है और उसकी ब्यूटी कर्व्स को कोमलता और होठों से खेलते हुए कहता है, बेबी तुम इतनी जल्दी टायर्ड हो नहीं सकती हो।
आई वॉन्ट यू, आई बैडली वॉन्ट यू, लुक एट मी, और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। मायरा अभियन की बात सुन उसकी तरफ देखने लगती है। अभियन की आंखों में प्यार और डिजायर साफ दिख रही थी। उसकी आंखें मदहोशी से लाल हो गई थी। उसकी पकड़ मायरा पर कसती जा रही थी। एक डोमिनेंस उसके हाथों में झलक रहा था। मायरा अभियन की आंखों में उसकी तेज होती इच्छा को देखकर समझ गई थी कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे खुद ही सरेंडर करना पड़ा। और कुछ ही देर में उस रूम से तेज तेज सांसें, दिल की धड़कन और मौन की आवाजें आने लगी थी। रूम का तापमान और ज्यादा इंटेंशन हो गया था जब मायरा ने पूरी तरह से अभियन की हो गई और अभियन ने उसे प्यार करना शुरू किया। वक्त के साथ अभियन की तेज सांसें और उसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, और साथ ही मायरा की मौन भी। उन भावनाओं की इंटेंसिटी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है, जहां दोनों ही प्रेम और जुनून की चरम सीमा पर थे। एक छोटी सी बच्ची जो दिखने में बेहद प्यारी और क्यूट, कार के सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसके गाल थोड़े भरे भरे थे और उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। साथ में उसकी दो प्यारी प्यारी सी चोटियां बनी थीं और उनमें रिबन लगे थे। इस लड़की की स्पेशलिटी थी उसकी गहरी हरी आंखें, जो उसे और भी खूबसूरत और अडोरेबल बना रही थीं। वो लड़की कार की आगे वाली सीट में बैठकर हाथ में पकड़े गेम से खेल रही थी। कार का ड्राइवर कार को चलाते हुए घबराकर कहता है, मायरा बेबी, आप आगे क्यों बैठी हो? सर ने आपको पीछे बैठने को बोला है। अगर सर को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे। आगे वाली सीट पर बैठी छोटी सी मायरा हंसने लगती है। ड्राइवर की बात सुन खिलखिलाते हुए वह कहती है, अरे अंकल, आप डरते क्यों हैं डैडी से? और डैडी कुछ नहीं कहेंगे। माइला सिंह लाठौर बात करेगी आपके सर से। डोंट वरी अंकल, वेन माइला इज हियर तो नो फियर। उसने आगे कहा, और मुझे आगे बैठना ही पसंद है, पीछे बोरिंग होता है। कल भी आगे बैठूंगी मैं, और हमेशा बैठूंगी बस। इतना बोल मायरा अपनी छोटी छोटी उंगलियां ड्राइवर को दिखाकर बोलती है। ड्राइवर मायरा की बात सुन ड्रामाई अंदाज में उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, यस बॉस, समझ गया। ड्राइवर की हरकत पर मायरा जोर जोर से हंसने लगती है, पर हंसते हंसते वह अचानक चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर ड्राइवर उसे देखने लगता है। क्या हुआ मायरा बेबी, आप चुप क्यों हो गई? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? मायरा ड्राइवर की बात सुन गुस्सा दिखाते हुए पूछती है, डैडी कहाँ हैं? डैडी ने कहा था आज वो मुझे लेने आने वाले थे। कहाँ है डैडी? इतना बोल वह क्रोध से चीखती है और आगे कहती है, ओह, उन्होंने मुझे उल्लू बनाया, मैला से झूठ बोला, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ड्राइवर मायरा का गुस्सा देखकर उसे शांत कराते हुए कहता है, मायरा बेबी, शांत हो जाए प्लीज। सर आपको लेने आने वाले थे, पर अचानक उन्हें पता चला कि ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो नहीं आए और उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने। पर मायरा ड्राइवर की बात सुन शांत नहीं होती, बल्कि गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता डैडी कितने बिजी हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैला होनी चाहिए। आप फोन दो अपना, मैं अभी डैडी को फोन लगाऊंगी और कहूंगी वो यहाँ आए मुझे लेने, अभी, एकदम अभी। ड्राइवर मायरा की बात सुन चुपचाप फोन दे देता है और उसे समझाते हुए कहता है, मायरा बेबी, सर को सच में बहुत जरूरी काम था, आप समझिए ना। लेकिन मायरा उसकी बात नहीं सुनती और अड़कर कहती है, नो नो नो, मैला सबसे आगे होनी चाहिए। डैडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, और वादा तोड़ना गलत बात होती है, ये उन्होंने नहीं मुझे सिखाया था, तो आज वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। नो। मायरा ने जिद में आकर अपने डैडी केएसआर को फोन लगा देती है, पर अफसोस कॉल अनआंसर्ड रहा। मायरा ने दोबारा मिलाया, पर कॉल फिर नहीं उड़ा। ड्राइवर का ध्यान भी मायरा पर था। ड्राइवर ने परेशान होकर कहा, मायरा बेबी, मैं बोल रहा हूं ना, सर व्यस्त हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल ड्राइवर के शब्द गले में ही फंस गए। उसकी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। दूर से एक बहुत बड़ा ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता दिखा। ट्रक देखकर ड्राइवर की आंखें डर से फैल गईं। डर की एक जोरदार चीख उसके गले में दब गई। उसने आखिरी दम से चीखकर कहा, मायरा बेबी, नीचे झुको। उसने जान की बाजी लगाकर झटके से कार को घुमाया। टायरों के चीखने की भयंकर आवाज आई। कार की रफ्तार अनियंत्रित हो जाती है और जोरदार धमाके के साथ कार एक बड़े से पेड़ से टकराई। ठीक उसी क्षण केएसआर का कॉल भी पिक हो जाता है, जो अभी भी मायरा के हाथ में था।
कार पलट जाती है। ड्राइवर ने आखिरी दम तक मायरा को अपनी गोद में ले लिया और उसे छुपा लिया। लोहे के टूटने और कांच के बिखरने की भयंकर आवाजों के साथ कार 3 से 4 बार घूमते हुए एक जगह जाकर रुकती है। कार के अंदर बैठे ड्राइवर और मायरा की हालत बहुत खराब थी। दोनों का शरीर खून में लथपथ था। ड्राइवर की सांसें टूट रही थी, पर मायरा गंभीर रूप से घायल होते हुए अभी भी हल्के होश में थी। वो जोर जोर से रो रही थी, डैडी डैडी, मम्मा, दादी, पर फोन टूट चुका था। कुछ पल में ड्राइवर की आंखें स्थिर हो गईं। उसने आखिरी सांस ली। मायरा अभी भी ड्राइवर की मृतदेह के नीचे थी। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं। वहीं दूर से 2 परछाइयां ये पूरा नज़ारा देख रहे थे। वे धीरे धीरे उनके चलते हुए मायरा की कार के पास आते हैं। उनमें से एक आदमी, जो कोई और नहीं मनीष था, उसके साथ एक 13-14 साल का लड़का था। दोनों के चेहरे पर विजय की एक बड़ी और भयानक मुस्कान थी। वो लड़का घुटनों के बल झुककर कार के अंदर झांकने लगा, क्योंकि कार उल्टी पड़ी थी। मायरा, जिसकी जान अभी बाकी थी, जो कुछ कुछ होश में थी, उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है और वह दर्द में धीरे से कहती है, भैया भैया, हेल्प, डैडी। जब उस लड़के ने मायरा को होश में देखा तो वह बुरी तरह डर गया और झटके से पीछे गिर जाता है। उसे गिरता देखकर मनीष जल्दी से उसे उठाता है और दबी आवाज में पूछता है, क्या कह रहे हो? वो लड़का हड़बड़ाते हुए, वो मायरा ने मुझे देख लिया है। मनीष का चेहरा ये सुनकर गुस्से और डर से सफेद पड़ जाता है। वो गुस्से से फुसफुसाता है, क्या वो अभी तक जिंदा है? लड़का, हाँ, वो जिंदा है। मनीष जल्दी से नीचे झुकता है और देखता है, सच में मायरा जिंदा है, सांसें ले रही है और उसकी आंखें भी खुली हैं। मायरा की नज़र मनीष पर पड़ती है तो वह अपना हाथ हल्का सा उठाते हुए दर्द में कहती है, चाचू, हेल्प डैडी। मनीष मायरा के मुंह से चाचू सुनते ही घबरा जाता है। उसने एक भी पल की देर नहीं की। क्रोध में मायरा का सर पकड़ा और जोर से कार के फ्रेम पर दे मारा। इससे मायरा की एक जोरदार दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसी चीख के साथ सो रही मायरा बिस्तर से उछलकर उठ बैठ जाती और जोर जोर से हाँफने लगती है। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा था। उसकी सांसें बहुत तेज थी, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। जब अभियान मायरा की चीख सुनता है तो वह भी हड़बड़ाते हुए उठता है और मायरा की हालत देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो जल्दी से मायरा को गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। मायरा बेबी, रिलैक्स। क्या हुआ जान? क्या कोई बुरा सपना देखा? मायरा कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। अभियान जल्दी से अपने कपड़े पहना और कमरे में पानी ढूंढा, पर पानी नहीं मिला। वो भागते हुए नीचे से पानी लाया और मायरा को पिलाया, उसे शांत करने लगता है। 5 से 10 मिनट में मायरा शांत होती है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब उसके साथ ही हुआ हो। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसका सर अभियान के सीने पर था। अभियान उसके बालों को सहला रहे थे। कुछ देर बाद अभियान प्यार से कहता है, क्या हुआ जान? कोई बुरा सपना देखा क्या? मायरा धीमे से कहती है, हम। अभियान उसको कसकर गले लगाते हुए कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? मायरा बिना सर उठाए ही थोड़ी देर का पॉज लेकर सब कुछ अभियान को बताती है और आगे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे ये कोई सपना हो। आई फील लाइक वो मैं ही थी और वो सब मेरे साथ हुआ। सब कुछ इतना रियल, इतना जेन्युइन था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था जैसे ये मेरी कोई भूली या दबी हुई याद अचानक मुझे याद आ गई हो। अभियान मायरा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है। वो बस उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता रहता है। कुछ पल बाद अभियान कुछ सोचते हुए कहता है, जान, वो छोटा लड़का कौन था? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? मायरा की आंखें अभियान का सवाल सुनकर गहरी हो जाती हैं। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे ही उल्टा सवाल करती है, अभी माइकल कौन है और तुम उसे जानते हो? इस सिचुएशन में माइकल का जिक्र सुनकर अभियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे मायरा का सवाल समझ नहीं आता है और वह कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो और उसका इस बात से क्या लेना देना? मायरा उसकी बात सुन गहरी आवाज में कहती है, लेना देना है, तुम बस मुझे बताओ उसके बारे में। क्या लेना देना है मिशेल का उस छोटे लड़के से? क्यों पूछो मायरा ने ये सवाल अभियम से। क्या मायरा जान पेगी ये सच की बही है असली मायरा?